नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर लगाम कब लगेगा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क चुकी है। सूबे के जिरीबाम में हथियारबंद समूहों के बीच हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जिरीबाम में ताजा हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि एक व्यक्ति की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 विरोधी समूहों के हथियारबंद लोगों के बीच गोलीबारी में 4 अन्य लोग भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर अकेले रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसकर उसे सोते समय गोली मार दी। हत्या के बाद करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में युद्धरत समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 3 पहाड़ी उग्रवादियों सहित 4 हथियारबंद लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर अकेले रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसकर उसे सोते समय गोली मार दी। हत्या के बाद 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में युद्धरत समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 3 पहाड़ी उग्रवादियों सहित 4 हथियारबंद लोगों की मौत हो गई। इस सप्ताह की शुरुआत में जिले में आगजनी की घटना भी हुई थी। यहां कुछ लोगों ने बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन के जकुराधोर में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के 3 कमरों वाले खाली पड़े घर को जला दिया था। हालांकि आदिवासी निकाय स्वदेशी जनजाति वकालत समिति फिरजावल और जिरीबाम ने इस घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से इंकार कर दिया था। दरअसल 1 अगस्त को असम के कछार में सीआरपीएफ की देखरेख में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में 2 अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों ने सामान्य स्थिति बहाल करने और आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए समझौता किया था। हालांकि इसके बावजूद जिले में फिर से हिंसा देखी गई। जिरीबाम जिला प्रशासन द्वारा संचालित बैठक में असम राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान तथा जिरीबाम जिले के हमार, मैतेई, थाडो, पैते और मीजो समुदायों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। हालांकि जिरीबाम जिले के बाहर स्थित कई हमार आदिवासी निकायों ने इस समझौते की निंदा करते हुए कहा था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले साल मई से लेकर अब तक इम्फाल घाटी स्थित मैतेई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी और जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। हजारों लोग बेघर तो हो ही गए हैं। तो मणिपुर क्राइसिस रोज एक विषम परिस्थिति पैदा कर रहा है। 5 लोगों की इस ताजा घटनाक्रम में जान चली गई है। जिरीबाम में यह घटना हुई। मैतेई और कुकी जो समुदाय के लोग के बीच जो रिफ्ट है वो लगातार अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। 200 से अधिक लोगों की अब तक यदि पिछले साल से बात करें तो जान जा चुकी है। लोगों का यह सवाल है और पूरा देश यह पूछता है कि आखिर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर लगाम कब लगेगा, कब वहां के लोग अमन, चैन और शांति से जिंदगी गुजार सकेंगे। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट से लगने वाली जो 7 राज्य हैं उन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, यानी 7 बहनें। बहुत ही खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ यह एक टुकड़ा है और इसे सहेज कर रखने की जरूरत थी। लेकिन जिस तरह से पिछले साल से मणिपुर में लगातार यह जातीय क्राइसिस है और उस क्राइसिस के चलते जो हिंसा पैदा हुई है उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर उनका कहना रहता है, एक टाइमलाइन दी जाती है कि चीजें रिस्टोर हो जाएंगी, वापस से मणिपुर शांति की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसी कल्पना करना भी बहुत दूर की बात लगती है। ताजा घटनाक्रम में कल मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य से मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा देर तक यह मुलाकात चली। हालांकि इसके क्या मायने निकाले जाएं, इसके ऊपर कुछ साफ कहना अभी नहीं कहा जा सकता या फिलहाल फौरी तौर पर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इस्तीफे की लगातार बात हो रही है और यदि इस तरह के घटनाक्रम पैदा होते हैं तो फिर मणिपुर की बागडोर किसके हाथ में होगी? क्या जो नेक्स्ट पर्सन वहां पर चेयर संभालेंगे, यदि ऐसा होता है तो फिर क्या वो शांति बहाली को रिस्टोर कर पाएंगे? अपने आप में कई बड़े सवाल है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव के चलते अभी तक ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं हो पाई है। आज संभवतः
कुछ खास होने की बात सामने आ रही है, लेकिन मणिपुर में हिंसा पर लगाम कब लगेगा, इसके ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार बरकरार है। आपको बता दें कि पिछले साल मई से यह हिंसा शुरू हुई थी और इसके पीछे यदि आप जाएं तो मणिपुर हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें मैतेई समूह जो वैली में सबसे ज्यादा रिसाइड करती हैं उनको भी आरक्षण में शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन इसका विरोध कुकी समुदाय के द्वारा किया गया था और इसी के बाद यह पूरा प्रकरण शुरू हुआ। इस बेहद ही खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, इसमें और गंभीरता से विचार विमर्श करने के लिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राकेश पोद्दार साहब जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राकेश सिंह यादव साहब और वेद भूषण साहब, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस, भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राकेश पोद्दार साहब, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, स्वागत है आपका। जिस तरह की ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं मणिपुर में पिछले साल से, और इस ताजा क्राइसिस में आधे घंटे से ऊपर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की लक्ष्मण आचार्य वहां के गवर्नर से मुलाकात किस ओर इशारा करती है? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है? क्या वह स्वेच्छा से इस्तीफे की बात कर रहे हैं? आखिर ये मसला है तो है क्या? क्योंकि जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजर रखे हुए, उनके निगाहें इसी के ऊपर है कि आखिर ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जिस तरह की हिंसा के बाद ये चीजें निकल कर सामने आई है, इसके क्या मायने हैं? पोद्दार साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? पोद्दार साहब जी, आवाज आ रही है? जी पोद्दार साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। स्वागत है आपका। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। मैंने सवाल हालांकि पूछ लिया था, लेकिन आपने शायद नहीं सुन पाया होगा। यही कहना है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह साहब की मुलाकात आधे घंटे से ऊपर लक्ष्मण आचार्य से, वहां के गवर्नर से, किस ओर इशारा करती है? क्योंकि क्या यह कोई नई पॉलिटिकल टर्मोइल के आगे मणिपुर बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से वहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, ताजा घटनाक्रम से 5 लोगों की मौत हो गई है। कुकी जो समुदाय और मैतेई के बीच क्लैशेस रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह स्टैंड पहले था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई गलती नहीं की है। अब ये जो उनके जो विधायकों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई, फिर गवर्नर के साथ आधे घंटे की बैठक हुई, इसका क्या निष्कर्ष निकाले पोद्दार साहब? देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन जी ने गवर्नर साहब से मुलाकात की और सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया। विधायकों से मिलने के बाद गवर्नर साहब से मुलाकात की। देखिए, वहां पे क्या है, वहां आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण 2 जातियों में है, कुकी और मैतेई समुदाय में। जो मैतेई जाति है 53% इम्फाल घाटी में रहते हैं और नागा कुर्की जो है 40% पहाड़ी जिलों में रहते हैं। Okay. जो नागा कुर्की जो जाति आती है वो ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी में आते हैं, और जो नागा कुर्की आते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता। इस दोनों में आपस में आरक्षण की लड़ाई है। वो कहते हैं कि मैं आरक्षण लेना चाहता हूँ, एक कहता मैं तुम्हें देना नहीं चाहता हूँ। जिस कारण से जो नागा कुर्की के लोग हैं वो कहते हैं कि जब लड़ाई हुई थी इम्फाल में तो हम लोग आए थे, यहाँ पे रहे थे और लड़ाई लड़ने का काम किया, जिस कारण से इन्होंने तस्कर बढ़ाया, वहां पे कम से कम गोली बारूद और लकड़ियों को बेचने का काम किया, जिस कारण से आपस की लड़ाई है। और आपस की लड़ाई में देश में कांग्रेस आज भी देश के अंदर आरक्षण की बात करते हैं, कांग्रेस आज भी जातियों की बांटने की बात करते हैं, इसीलिए देश के अंदर गुमराह हो रहा है। मैंने कहा कि हमेशा समाज को, भारतीय जनता पार्टी कहती है समाज को जोड़ के रखना है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी कोई भी आदिवासी हो, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, सभी को हम लोगों ने जोड़ के रखने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी क्या करते हैं? आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर आपस में बंटवारा कर देते हैं। आज भी हम कहना चाहते हैं कि पहले राष्ट्र है, फिर उसके बाद कास्ट है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले कास्ट है फिर राष्ट्र है। इसीलिए आज जो मणिपुर में जो घटना घट रही है, ये लोग जातियों में बांटने की बात करते हैं। क्या सर, अब आप मणिपुर में भी आप कांग्रेस को खींच लेते हैं तो ये अजीब बात हो जाती है। सरकार आपकी है सर, आपको वहां पे शांति रेस्टोर करनी है, उसमें क्या कोई अलग व्यक्ति कर सकता है? आप अगर बोल रहे हैं आप अपनी बात को कि आप बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, तो कुकी जो और मैतेई को क्यों नहीं एक टेबल पर बैठाकर आप कोई समझौता करवाते हैं? आखिर कब तक मणिपुर जलता रहेगा सर?
इसमें कांग्रेस क्या करेगी? देखिए कुणाल जी, मैंने वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ आज आपके चैनल पे अगर बात उठाई जाती है हाँ तो जनता तो सुनती है, कुणाल जी आपकी बात सुनती है, हमारी बात सुनती है और कांग्रेस की बात सुनती है। फिर उनका दिमाग सोचने शक्ति लगता है कि कुणाल जी सही बोल रहे हैं या भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं या कांग्रेस के। वही बात मैं कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी देश के अंदर हमेशा आरक्षण की बात की। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, मैं बड़ा विश्लेषण से आपको बताता हूँ। 7 मई 2024 को इस बार लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, उन्होंने देश के अंदर वोटिंग हो रहा था, उस दिन कहते हैं कि आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। तो आप बताइए, देश में भ्रम नहीं फैला रहे हैं। और उसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2006 में कहते हैं कि देश में संसाधनों पे पहला हक किसी का है तो मुसलमानों का है। तो क्या बांटने की बात भी करते हैं? हम आज भी कहते हैं राष्ट्र पहले है, कास्ट बाद में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि दोनों लोगों को एक जगह बैठाना चाहिए। बिल्कुल हम लोगों ने कोशिश की, बैठाया भी है, लेकिन जहां वहां पे आपस में उन लोगों की आपस की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, जाति की लड़ाई है। वो कहते हैं कि इम्फाल में हम लोगों को बुलाया गया था कि आपको जब लड़ना था तो हम लोगों ने आके यहाँ लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन दूसरी समुदाय को जो जिले में रहते हैं, पहाड़ी जिले में रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपने आया था, आपने लड़ाई लड़ी, आपने तस्कर किया, आपने यहाँ के वृक्ष बेचा, आपने यहाँ के आके अफीम और गांजे की तस्कर की। मतलब आपस की लड़ाई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती कि दोनों को बिठाने का काम। ठीक है, दोनों को बैठाने का काम करे। ओके। राकेश सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से स्वागत है सर आपका भी। और वेद भूषण सर भी जुड़ चुके हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस, आपका भी स्वागत है सर। राकेश सिंह यादव साहब, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत विस्तार से राकेश पोद्दार साहब ने सब कुछ बताया है, आपने भी सुना है। लेकिन मैं यह बात स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं, और जरूरी भी है, कि आखिर मणिपुर में जो शांति व्यवस्था है वो कितनी अहम है और कितनी जल्दी उसे रिस्टोर होना चाहिए, और क्या कुछ आप सिनेरियो में देख सकते हैं, और खासकर तब जब वहां पर बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री की कल आधा घंटे से ज्यादा गवर्नर के साथ बैठक हुई है, अटकलें हैं, शायद इस्तीफे की बात है। राकेश सिंह साहब, देखिए, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, वो राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि पहले राज थे फिर काज थे। ये भूल गए कि सबसे पहले संविधान है, उसके बाद राज है। तो संविधान में आरक्षण कैसे होता है इसका साफ तौर पे उल्लेख है कि किस आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री है, वो जानते हैं कि आरक्षण का आधार क्या है, संविधान में आधार क्या है। तो क्या उनका ये दायित्व नहीं था कि इतने समय से वो मुख्यमंत्री वहां है, वहां हिंसा हो रही है, वो दोनों समुदाय को बैठ के समझा नहीं पाए? यानी उनकी नीति असफल रही, केंद्र सरकार की नीति असफल रही। अपनी असफलता को छिपाने के लिए आप कांग्रेस का नाम लेना, राहुल गांधी जी का नाम लेना, भ्रमित करना या छोड़ दीजिए। वहां आपको उन दोनों समुदायों को साथ बिठा के समस्या का हल करना था। अभी बोला जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, कि वो तो उनका आपसी का झगड़ा। आपसी झगड़ा क्या होता है? वो एक स्टेट है, वहां कोई आपसी झगड़ा, व्यक्ति का झगड़ा नहीं चल रहा दो लोगों का। अनेक लोग मारे गए हैं, अनेक लोग मारे जा रहे हैं, अभी 5 लोग मारे गए हैं। आपको किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ आरक्षण, जातियों की बात कर रहे हैं। आप वहां की समस्या सुलझाने के लिए आपने कौन सी योजना बनाई इतने समय में? कौन सा ऐसा मापदंड आपने वहां पेश करा कि सभी दलों के सामने आपने एक उदाहरण दिया हो कि इस योजना के तहत हम समस्या का अंत कर रहे हैं? सिर्फ फोर्सेस भेजना, कार्रवाई करना। मुख्यमंत्री एक ही समुदाय से आते हैं, वो एक समुदाय को बोलते हैं कि उग्रवादी नहीं है, दूसरे समुदाय को बोलते हैं कि उग्रवादी है। ऐसा मुख्यमंत्री क्या वहां शांति स्थापित कर सकता है? तो ये संभव नहीं है। जो नीति है वही गलत है, जो उनकी सोच है वो गलत है। जिस तरीके से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है, वो समाधान बंदूक से नहीं हो सकता, वो बातचीत के जरिए हो सकता है। उसके लिए एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी वो फार्मूला बनाने में असक्षम है तो कांग्रेस से सलाह ले सकती है, अन्य दलों से सलाह ले सकती है, एक कमेटी बना सकती है, उनके माध्यम से चर्चा कर सकती है, तो वो राज्य शांति की ओर जाएगा। तो आप मानते हैं राकेश सिंह यादव साहब कि ये मणिपुर गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है? 100% फेलियर है। और मुख्यमंत्री को स्वीकार करके तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ओके, ठीक है। वेद भूषण साहब, आपने सुना इन दोनों लोगों को। मैं आपसे सर बिल्कुल स्ट्रेट सवाल ये पूछता हूं कि क्या आप इसे, सरकार का फेलियर तो वो बता रहे हैं, लेकिन क्या इसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी मानते हैं,
या आप इसे पुलिस की लाचारगी बेचारगी के तौर पर भी देखते हैं कि चीजें रिस्टोर नहीं पाए, या आप उन्हें लगता है कि पुलिस तो चूंकि सरकार के हाथ की कठपुतली है, जो ऑर्डर होगा वो काम करेगी? आखिर फोर्सेस की क्या भूमिका रह सकती है और इसमें फोर्सेस कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वेदभूषण साहब। देखिए कुणाल जी, ये बड़ा पुराना विवाद है, आज का विवाद नहीं है। जिस तरह से दोनों समुदाय के बीच में आमने सामने हुआ और सालों से ये विवाद चल रहा है, बड़े वायलेंस हुए हैं, रेप के एलिगेशंस लगे हैं, सीबीआई तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम तरह की सेंट्रल फोर्सेस वहां पर लगी हुई, उसके बावजूद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। परंतु जो अभी रिसेंट में जो अटैक हुए हैं वो सबसे खतरनाक किस्म के हैं, इसलिए क्योंकि ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर्स का उसमें इस्तेमाल हुआ है। Exactly. ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर प्रोक्योर करना, फंड करना, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, ये आम आदमी की बात नहीं है। चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, तो उनके पीछे काफी बड़ा एक ऐसा मसला है जिसको समझने की जरूरत है। सरकार कोशिश करती है तमाम, परंतु जो अब ट्रेंड जो नया डेवलप हुआ है, क्योंकि ये जो ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर वार में इस्तेमाल किए जाते हैं, लड़ाई में देशों की लड़ाई होती है, जिस तरह से अभी रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इस तरह के कंट्रीज के बीच में जब वार होती है, या इजराइल के बीच में जो वार चल रही है गाजा पट्टी को लेकर चल रही है, इस तरह की चीजों में इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको लगता है कि कुछ इंट्रूडर्स की भी भूमिका है, या इसमें फॉरेन फंडिंग की भी भूमिका है, क्योंकि अत्याधुनिक यदि वेपन्स आते हैं, क्योंकि ड्रोन प्रोक्योर करना किसी भी अच्छे खासे आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है हिंदुस्तान में, और रॉकेट लॉन्चर्स तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इतना सस्ता वेपन नहीं है कि आप कहीं से भी जाके मार्केट में किसी मार्केट से ले आए। कहीं ना कहीं से फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन से कहीं ना कहीं इस तरह की चीज आ रही है। ये सबसे खतरनाक ट्रेंड अब इस पर मोड़ ले लिया है, इसलिए जो तमाम तरह के अंदाज लगाए जा रहे हैं कि सरकार क्या क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। जिस तरह आपने बताया कि वो गवर्नर से मिले हैं, सीएम मीटिंग हुई है, वहां पर हाई लेवल मीटिंग हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशारा करता है कि मणिपुर के अंदर और खतरनाक टर्न पर जा चुका है। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए केंद्र सरकार को, चाहे वहां राष्ट्रपति शासन लगाना हो या इससे भी ज्यादा सख्त एक्शन की वहां जरूरत है, वहां पर चाहे मिलिट्री का रूल लगाया जाए, आपशा आपने सुना होगा, आपशा का इस्तेमाल किया गया, इस तरह के सख्त कानून लगाए जाए कि किसी भी कीमत पर अब इसको आगे ना बढ़ाया जाए। यदि इस तरह का ट्रेंड आगे चलता रहा तो इसको कंट्रोल करना हमारी सरकारों के लिए, देश के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसका असर केवल मणिपुर में नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। चाहे आसाम है, त्रिपुरा है और तमाम स्टेट हैं, वो आपस में कनेक्टेड है, और स्पेशली 7 जो स्टेट्स हैं वो आपस में उनकी कल्चर, खाना पीना, उनकी टोपोग्राफी। अब यदि आप मणिपुर की टोपोग्राफी को समझेंगे, कुछ एरिया इतना जंगल वाला एरिया है, कुछ टॉप का एरिया है, कुछ इस तरह की जो पुलिस के लिए, आर्मी के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने में वाकई में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर अब जो ट्रेंड आया है ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि ये कहां से प्रोक्योर किए जा रहे ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि किस तरह से ये ड्रोन इंडिया में आए, और इस तरह के लोगों के इनकी ट्रेनिंग कहां से हुई। ड्रोन चलाना ऐसा नहीं है कि आप कोई बटन दबा देंगे ड्रोन ऑपरेट हो जाएगा, या रॉकेट लॉन्चर ऐसा नहीं है कि कोई बटन दवा दिया आपने, ट्रिगर खींच दिया रिवॉल्वर का और जाके अपने निशाने पे होगा। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग और एक प्रॉपर तरीके की जरूरत होती है। इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई की टीम लैंड कर रही है, करेंगे, पता लगाएंगे कि किस तरह से इन चीजों को प्रोक्योर किया गया। ठीक है, ओके सर, पॉइंट टेकन। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और जैसा वेदभूषण साहब ने बताया कि आफ्सवानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट और ये सारी चीजें हैं, ये तो काम कर ही रही है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा इशारा किया है। पोद्दार साहब, आप काफी लंबे समय से मणिपुर में सरकार में हैं, यदि यह इन्फिल्ट्रेशन की समस्या है, यदि वहां के डेमोग्राफी के चेंज होने की बात है, सटा हुआ बॉर्डर म्यांमार का है, कुछ इंट्रूजन है, तो ये सर एज अ मणिपुर सरकार की टोटल फेलियर रही है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से वहां शासन में, आप इन चीजों को कर्ब क्यों नहीं कर पाए? क्या इंटेलिजेंस के इनपुट्स नहीं थे? क्या समय रहते इन तरह की चीजों को रोका जाता तो आज जो अत्याधुनिक वेपन्स के साथ ये अटैक कर रहे हैं वो चीज तो नहीं हो पाता? सर बताइए पोद्दार साहब, तो अब क्या आप कीजिएगा? इतने लंबे समय से तो सरकार में है, लेकिन इंट्रूजन और इन्फिल्ट्रेशन जिस तरह वेदभूषण साहब ने इशारा किया वो तो नहीं रुका ना सर? देखिए, सरकार ने, भारत सरकार और मणिपुर की सरकार ने मिलकर काम किया, और मैं 4 बिंदुओं पे आपको बताना चाहता हूं कुणाल जी कि पहला, हमारी सरकार ने वहां की
और भारत सरकार ने पुलिस ने एंट्री जोन सिस्टम तैनात किया गया है। अतिरिक्त हथियार मंगाया भी गया है, पहला। दूसरा कि पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है अभी। और तीसरा, सिक्योरिटी फोर्स ने चुरा चांदपुर में उग्रवादियों से 3 बंकरों को हमने नष्ट किया। चौथा, विष्णुपुर और कोकवी इलाके में भारी मात्रा में हथियार बारूद को बरामद किया गया। तो सरकार बिल्कुल मुस्तैदी के साथ मणिपुर में खड़ी है और देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार सदन में बोले हैं। और रात्रि में मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया के साथियों को कि रात्रि में प्रधानमंत्री ने और मणिपुर की सरकार ने आपस में बात भी की है, मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने और गवर्नर साहब ने। तो हम पूरा रूप से हमने कहा कि हमारे लिए सभी इलाके, सभी व्यक्ति, सभी प्रदेश एक बराबर है, एक जैसे हैं, हम लोग खड़े हैं। इसमें कहीं किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ओके। राकेश सिंह यादव साहब, तो आपको लगता है, उन्होंने बोला कि इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव रहते तो शायद ये स्टेट अभी मणिपुर का नहीं आया होता? यादव साहब, देखिए, जो 4 काम उन्होंने गिनाए, अगर वो प्रॉपर किए होते तो ये स्थिति नहीं होती आज, क्यों विदेश से वेपन्स आके उससे हमले हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का स्वयं जाके दौरा किया होता तो शायद स्थिति अलग होती, क्योंकि हर चीज का एक दबाव प्रभाव होता है। प्रधानमंत्री जी ने अगर इतनी गंभीरता से इस विषय को लिया होता तो इस स्थिति तक हम आज नहीं पहुंचते। और वो मुख्यमंत्री जो आज मिलने गए हैं, या हो सकता है इस्तीफा दें या जो भी परिस्थिति बनती है, वो निर्णय बहुत पहले होना था। क्योंकि जो सरकार काम नहीं कर पाई इतने साल में, वो वहाँ का वायलेंस जो भी घटनाएं हो रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो बहुत स्पष्ट था। ये निर्णय जो आज करने जा रहे हैं या कल होने वाला है या आगे होगा, उसको बहुत पहले अगर करते तो हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जब मणिपुर आज पहुंच गया है। और आज इस स्थिति में पहुंचने के बाद बहुत सख्त कदम और योजनाबद्ध कदम की आवश्यकता है। इसमें केंद्र सरकार अगर गंभीर नहीं होगी तो ये मसला और कठिन होता जाएगा और वहाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से वेदभूषण साहब, मौजूदा स्थिति ऐसे में आप मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट को कैसे आंकते हैं, वहाँ की मुश्किलों को कैसे आंकते हैं और क्या वे आउट हो सकता है? वेदभूषण साहब, देखिए कुणाल जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत सरकार के लिए, पुलिस की फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए। एक तो वहाँ की टॉपोग्राफी को यदि समझे तो इस तरह से कि वहाँ पर इतने आसानी से फोर्सेस अपना ऑपरेशन नहीं कर सकते, परंतु हाँ ये जरूर है कि इसके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। आर्मी, पुलिस और इस तरह की दबाव से ये इस तरह के सोल्यूशन नहीं निकलते। जब तक दोनों कम्युनिटीज को कॉन्फिडेंस में लेकर सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, मिलकर बैठ के जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक ये माहौल वहाँ पर बनता रहेगा। केवल पुलिस के दम पर या आर्मी के दम पर बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर शांति बहाल नहीं हो सकती। उसके लिए जरूरी है इच्छा शक्ति की, कि सरकार अपनी इच्छा शक्ति के साथ करे, तमाम ग्रुप्स को ले, चाहे कुकीज हैं, चाहे आदिवासी हैं, चाहे मैतेई हैं, तमाम को बैठाए, उनकी समस्याओं को सुने। अब डिमांड आ रही है कि सेपरेशन की। अब क्या सेपरेशन वहाँ संभव हो सकता है? क्योंकि आपने देखा बहुत सारे स्टेट्स का सेपरेशन हुआ, तो यदि सेपरेशन से भी यदि शांति आ सकती है तो वो भी एक आजमाने का तरीका है। उस पर तमाम कानूनी विचार और तमाम तरह के राजनीतिक विचार सामने आएंगे, पर ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। और तमाम फोर्सेस, आपने म्यांमार का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, वो तमाम बैठे हैं इस चीज पर निगाह गड़ाए कि कैसे हिंदुस्तान में अराजकता फैले। और कुछ स्टेट्स में, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जहाँ कि उनका वर्चस्व हासिल है, चाहे अरुणाचल प्रदेश का आपने देखा होगा पीछे किस तरह से चाइना अभी तक क्लेम करता रहता है कि हमारे पास अरुणाचल हमारा प्रदेश है। तो ऐसे बहुत सारे अब तो मतलब आपने अरुणाचल का जिक्र कर दिया, अब तो नेपाल भी आंख दिखाने लगा है। नए करेंसी नोट छापने की बात हो रही है जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को वो अपना बता रहा है, बताइए। हाँ बिल्कुल, इस तरह की स्थिति आ चुकी है, जबकि नेपाल हमारा एक फ्रेंडली कंट्री रहा है, हमारे छोटे भाई की तरह रहा है, परंतु अब वो भी इस तरह की स्थिति का फायदा उठाते हैं। तो जब आदमी मुसीबत में होता है तो सब तरफ से मुसीबत उसको घेर लेती है। तो ऐसी ही हालत और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हो रही है। तो वक्त रहते सरकार को बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वहाँ आर्मी लगानी हो, तमाम, अदरवाइज हमारी स्थिति खराब हो जाएगी और ये स्टेट हमसे निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल कुल मिलाकर यही बात निकलकर सामने आई है कि बोथ स्टेट एंड सेंटर को ऐसा डिसीजन और एक्शन लेना होगा ताकि मणिपुर की इंटीग्रिटी फिर से रिस्टोर हो पाए और बहुत जल्द हो पाए। आप तीनों खास मेहमान
हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात हमारे दर्शकों के सामने रखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर लगाम कब लगेगा। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, यदि दो समुदायों को एक साथ टेबल पर बैठाने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, शांति की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो मणिपुर यूं ही जलता रहेगा। सोचना हुक्मरानों को है और सोचना वहां के लोगों को भी है कि उन्हें मणिपुर शांत चाहिए या फिर अराजकता में लिपटा हुआ। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।